साथियों, ये सच है कि जब एक चाणक्य और एक चंद्रगुप्त का मिलन होता है, जब एक चाणक्य और एक चंद्रगुप्त हाथ मिलाते हैं तो एक भारत बनता है। एक ऐसा भारत जिस पे हम गर्व करते हैं, एक ऐसा भारत जिसके वैभव से दुनिया ईर्ष्या करती है, एक ऐसा भारत जिसके सामर्थ्य से, जिसकी ताकत से, जिस सेल्यूकस और सिकंदर जैसे आक्रांता, जैसे आक्रमणकारी, सिकंदर जैसे वीर योद्धा और सेल्यूकस जैसे वीर सेनानी डरते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि चाणक्य का चाणक्य होना जरूरी है और चंद्रगुप्त का चंद्रगुप्त होना जरूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मौर्य वंश भारत का पहला अखिल भारतीय वंश, अखिल भारतीय साम्राज्य, जिस वंश ने स्थापना की, जिस वंश ने ईरान से लेकर के बंगाल तक और हिमालय से लेकर के ऑलमोस्ट मद्रास तक, तमिलनाडु तक, जिसने एक अखिल भारत की नींव रखी। और उस मौर्य वंश की स्थापना में अगर किसी एक आदमी का योगदान है तो वो योगदान एक ब्राह्मण का है, एक चाणक्य का है, वो कौटिल्य, जिसको हम कौटिल्य भी कहते हैं। यानी एक ब्राह्मण ने उस भारत का सपना साकार किया जिसको हम पुराणों में जम्बूद्वीप पता नहीं किस किस नाम से जानते हैं। उससे पहले ऐसा भारत कभी नहीं बना था दोस्तों। लेकिन उसके लगभग 200 साल के बाद 325 ईस्वी 321 22 या 23 ईस्वी पूर्व में चाणक्य के सहयोग से भारत में मौर्य वंश की स्थापना हुई और 185 ईस्वी पूर्व में BC 185 BC में उसी मौर्य वंश को एक दूसरे ब्राह्मण जिसका नाम पुष्यमित्र संघ था, उसने खत्म कर दिया और ख़त्म करके उसने संघ वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना एक चाणक्य ने किया था और उसका खात्मा एक ब्राह्मण जो चाणक्य, मौर्य वंश की स्थापना एक चाणक्य ने किया था जो ब्राह्मण था, और उसका खात्मा पुष्यमित्र संघ ने किया जो भी एक ब्राह्मण था। चाणक्य तो दोस्तों आज भी महान आचार्य के रूप में गिने जाते हैं, लेकिन पुष्यमित्र संघ को भारत में सबसे बड़ा विलेन माना जाता है अगर हम वामपंथी इतिहासकारों की बात करें तो। लेकिन सवाल ये है कि क्या चाणक्य वास्तव में क्या पुष्यमित्र संघ को वास्तव में मुझे विलेन मानना चाहिए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मौर्य वंश के 10वें और अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके उन्होंने संघ वंश की स्थापना की? दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अगर हम वामपंथी इतिहासकारों की माने, अगर हम उन बुद्धिजीवियों की माने जिनकी पैदाइश गुलाम भारत में हुई और आज़ाद 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो उनको अपनी बात रखने का, अपनी बात करने का मौका मिला, ऐसे लोगों ने पुष्यमित्र संघ को पता नहीं कैसे भारत का विलेन, खलनायक बना दिया। लेकिन दोस्तों, अगर हम इतिहास के आलोक में, अगर हम दुनिया के इतिहासकारों द्वारा लिखी गई किताबों को देखें, अगर हम सिर्फ वामपंथी इतिहासकारों पर भरोसा ना करें तो पुष्यमित्र संघ ने वही किया जो एक देशभक्त, एक नौजवान को, एक देशभक्त को करना चाहिए। हुआ ये था कि चाणक्य ने अखिल भारत का सपना देखा। चाणक्य ने ग्रीक आक्रमणकारियों का खतरा महसूस किया और उन्होंने जैसे तैसे नंद वंश को ख़त्म करके चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में भारत की सत्ता दी। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, वो जब उन्होंने शासन से मन भर गया तो जैन बन गए। चलो कोई बात नहीं, शासन ख़त्म करने के बाद जैन बन गए, कोई दिक्कत नहीं थी। जब धर्म बदलना किसी का व्यक्तिगत अधिकार होता है, वो जैन बन गए, अच्छी बात थी। उसके बाद यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार यहाँ के राजा बने, उनका पुत्र बिंदुसार था, राजा बने और उन्होंने जो है अपने अंतिम समय में उन्होंने आजीवक संप्रदाय को ग्रहण कर लिया और वो सन्यासी बन गए। कोई बात नहीं, वहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद पदार्पण होता है सम्राट अशोक का, जिसे अशोक द ग्रेट कहा जाता है। दोस्तों, अशोक ने अपने जीवन की जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो उसी बीच में अशोक ने
अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी। आपको ये दिखा, आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये जो है एम्पायर ऑफ अशोका है। आप इस मैप को देख ले हैं, भारत का ये मैप है जिसमें अशोक का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। लेकिन दोस्तों, अशोक का साम्राज्य यहाँ तक जो फैला था उसमें उनका कोई योगदान नहीं था। उनका योगदान आप ये देखिए, ये है, ये आप भारत देख रहे हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 321 और 22 ईस्वी पूर्व का भारत है। और इतने बड़े क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, और वो जीता था उन्होंने चाणक्य की मदद से। तो चाणक्य की मदद के बाद आप देख रहे हैं, उसके बाद बिम्बिसार का युग हुआ। बिम्बिसार ने थोड़ा बहुत जीता, और उसके बाद एक कलिंग बच गया था। इस पूरे पोर्शन में कलिंग ही हिस्सा ऐसा बचा था जिसको अशोक ने जीता था। और उसी कलिंग को जीतने के बाद अशोक के मन में युद्ध के प्रति इतना बड़ा विरक्ति, इतनी बड़ी विरक्ति पैदा हुई कि उन्होंने युद्ध को त्याग दिया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात उनकी ये थी कि अगर उनको युद्ध बुरा लगा तो कोई बात नहीं, वो शासन छोड़ देते, वो बौद्ध बन जाते, वो सन्यासी बन जाते, बौद्ध मठ में चले आते। लेकिन अशोक ने पहली बार राजकाज में धर्म का समायोजन किया, और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के हिसाब से भारत के शासन को चलाना शुरू किया। चूँकि अशोक का साम्राज्य ईरान की सीमा से लेकर के बंगाल तक फैला हुआ था, तो पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में एक तरह से बौद्ध धर्म के अनुसार अहिंसा के हिसाब से शासन चलने लगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि अशोक जब मर गए तो उनके पुत्रों ने भी, उनके वारिसों ने भी अहिंसा को ही अपना परमो धर्म माना। और धीरे धीरे भारत कमज़ोर होता गया, भारत की सैन्य शक्ति कमज़ोर होती गई। और ऐसा हुआ कि भारत के उत्तर पश्चिम से जो वहाँ पर में जिस यूनानियों को ख़त्म करके, समाप्त करके, हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत की सत्ता हासिल की थी, वही यूनानी फिर से भारत पर आक्रमण करने लगे और पूरा पंजाब यूनानी ने जीत लिया। मैं बात करता हूँ दोस्तों, मैं बात करता हूँ 184 ईस्वी पूर्व की। उसमें भारत में मौर्य वंश के बृहद्रथ का शासन था, और बृहद्रथ के शासन के कारण बृहद्रथ उसमें शासक थे, और उनका सेनापति शुंग था, पुष्यमित्र शुंग ने उनको कहा कि साहब, अपने राजा से यानी बृहद्रथ से, कि आप अहिंसा को छोड़िए, क्योंकि ग्रीक हमारी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, हमें ग्रीक को रोकना चाहिए। पुष्यमित्र शुंग की बातों पर, अपने सेनापति की बातों पर राजा ने ध्यान नहीं दिया, अपनी दुनिया में मस्त रहे। उधर ग्रीक जो है भारत को जीतता गया, पूरा पंजाब जीत लिया। और इतना ही नहीं, वो मगध की तरफ बढ़ रहा था, उस मगध की तरफ जिसके नाम से सिकंदर महान थर थर काँपते थे, और मगध के डर से ही सिकंदर को वापस जाना पड़ा था। उसे सिकंदर के वारिसों यानी ग्रीक के लोगों ने पाटलिपुत्र तक आने की हिमाकत कर दी थी, और उसकी हिमाकत में सहयोग दिया था पाटलिपुत्र के राजा का बौद्ध धर्म, जिसको अहिंसा प्रिय था। और दिक्कत ये थी कि वो बौद्ध थे, जो इसलिए यूनानी सैनिकों ने बौद्ध भिक्षुओं का वेश धारण करके वो भारत में जितने भी 84,000 लगभग बौद्ध मठ थे, स्तूप थे, वहाँ पर ग्रीक सैनिक आकर के जमने लगे, रहने लगे। क्योंकि उनका कब्जा, उनका निशाना पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र को निस्ताबूद करना चाहते थे, क्योंकि वो उन युद्ध का बदला लेना चाहते थे जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से लड़ा था और सेल्यूकस को हराया था, और वो बौद्ध बनकर भारत में ग्रीक सैनिक आए थे। उस समय दोस्तों, जब पुष्यमित्र सिंह को लगा कि ये राजा जो बृहद्रथ थे, मौर्य वंश के अंतिम 10वें शासक, वो कोई मदद नहीं करना चाह रहे हैं, तो पुष्यमित्र सिंह ने सेनापति की हैसियत से अपने स्तर पे उन्होंने जो है बौद्ध मठों को खंगालना शुरू किया, और ग्रीक सैनिकों को पकड़ करके उनकी हत्या करनी शुरू की। वो बौद्ध नहीं थे, वो ग्रीक सैनिक थे जो बौद्ध भिक्षु के वेश में बौद्ध मठों में छिपे हुए थे। और बृहद्रथ नहीं चाहते थे कि बौद्ध मठों में दबिश हो, सैनिक जा कर के वहाँ छानबीन करे, इसलिए जो बृहद्रथ को ये बहुत नागवार गुजरा, और उन्होंने जो है अपने सेनापति पुष्यमित्र सिंह को इस तरह की कार्यवाही से रोकना चाहा। लेकिन पुष्यमित्र सिंह को भारतवर्ष प्यारा था, भारत की आज़ादी प्यारी थी, और भारत
की सत्ता, भारत का सामर्थ्य, भारत की ताकत, भारत का ऐश्वर्य और भारत का वैभव उसको प्यारा था। उन्होंने अपने राजा की बात नहीं मानी और बौद्ध भिक्षु के रूप में यूनान से आए ग्रीक सैनिकों के खिलाफ उनका अभियान जारी रहा और इस क्रम में उन्होंने सभी बौद्ध मठों को में छानबीन की और जो भी ग्रीक सैनिक मिले उसको पकड़ के उन्होंने हत्या करना उनकी शुरू कर दी। और इस कारण बृहद्रथ को ये नागवार गुजरा। उन्होंने पुष्यमित्र शुंग यानी अपने सेनापति को खुली चुनौती दी कि तुम में अगर सामर्थ्य है से मुझसे लड़के दिखाओ। और पुष्यमित्र शुंग ने शुरू में इस लड़ाई को अवॉइड किया, लेकिन जब बृहद्रथ अंततः नहीं माना तो पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी। और बृहद्रथ की हत्या 184 ईस्वी पूर्व में हुई और उसके बाद उनकी हत्या का कोई प्रभाव इस देश पर नहीं पड़ा, क्योंकि भारत देश के लोग मौर्यों के शासन से अशोक के समय जो स्थापित हुई थी, भारत को अहिंसक बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, डरपोक और कायर बनाने की, उसको लेकर के भारत के लोग, सनातनपंथी लोग बहुत ही निराश थे। और जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की तो कहीं कोई विरोध नहीं हुआ और देश की पूरी जनता, मगध की जनता ने पुष्यमित्र शुंग को अपना राजा मान लिया। और पुष्यमित्र शुंग ने 184 BC यानी 184 ईस्वी पूर्व में मगध में शुंग वंश की स्थापना की, मौर्य वंश को ख़त्म करके। दोस्तों, उसके बाद यही जो है वामपंथी इतिहासकारों को और बौद्धों को यह बहुत बुरा लगा कि उनकी बहुत दादागिरी चलती थी बौद्ध भिक्षुओं की, बौद्ध मठों की। तो उनको लगा कि अब ये पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण राजा बना है, और हुआ भी ऐसा है। पुष्यमित्र शुंग ने फिर से ब्राह्मण सनातन धर्म की स्थापना की, हिंदू धर्म की स्थापना की, और उन्होंने जो है बौद्ध मठों के खिलाफ कोई अत्याचार नहीं किया, बौद्ध भिक्षुओं पे कोई अत्याचार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, ये पुष्यमित्र शुंग आप देख रहे हैं, ये पुष्यमित्र शुंग इतिहास में उनका इस तरह से चित्र अंकित है। और ये मौर्य वंश जो अशोक के समय तक रह गया था, उसके बाद आपको मैं बता दूं कि ये आपका जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का समय है। और ये देख लीजिए, जब पुष्यमित्र शुंग ने जब बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, तो ये जो आप येलो पर्सन देख रहे हैं, सिर्फ यहीं तक भारत रहेगी, मौर्य वंश रह गया था। जो मौर्य वंश अशोक के समय में यहाँ तक फैला हुआ था, वही मौर्य वंश सिर्फ इतने ही क्षेत्र में सिमट गया था। ये पूरा इलाका, पश्चिम का पूरा इलाका ग्रीक लोगों ने कब्जा लिया था, ग्रीक सैनिकों ने। तो इसलिए पुष्यमित्र शुंग को जरूरी था कि बृहद्रथ की हत्या करें। उन्होंने हत्या की और उसके बाद उन्होंने हिंदू सनातन धर्म की पुनर्स्थापना फिर से की। और जब पुष्यमित्र शुंग यहाँ का शासक बने तो जो भारत पूरा सनातन पंथी जो बौद्ध बन गया था, वो फिर से हिंदू धर्म में लौटने लगा, और ऐसा लौटा कि पूरा भारत फिर से हिंदूमय हो गया। और यही बौद्धों को अखड़ा, यही वामपंथियों को अखड़ा कि एक ब्राह्मण ने कैसे फिर से सनातन धर्म की स्थापना की। और फिर जो इतिहास लिखा गया उसमें पुष्यमित्र शुंग को एक विलेन, एक ऐसा आदमी बताया गया जिसके बारे में कहा गया कि उन्होंने 84,000 बौद्ध मठों को नेस्त नाबूद किया, ध्वस्त किया, लाखों बौद्धों को काट दिया। ये पुष्यमित्र शुंग के बारे में ये भी कहा गया कि पुष्यमित्र शुंग ने इनाम रखा कि एक बौद्ध का सिर जो लेकर काट कर लाएगा उसको 100 स्वर्ण मुद्रा दिया जाएगा। वामपंथी इतिहासकारों ने ये भी लिखा कि आज जो मंदिर में जा कर के हिंदू लोग नारियल फोड़ते हैं, वो नारियल फोड़ने की प्रक्रिया पुष्यमित्र शुंग के समय शुरू हुई, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को पकड़ करके उनका सिर किसी मंदिर के बाहर रखे पत्थर पे दे मारते थे और उनका सिर फाड़ देते थे पुष्यमित्र शुंग के सैनिक, पुष्यमित्र शुंग। और उसी समय से अब हम चूँकि किसी बौद्ध को नहीं सिर फोड़ सकते, इसलिए हिंदू धर्म के लोग नारियल फोड़ते हैं। दोस्तों, ये सब बहुत ही बकवास है। बकवास इसलिए है कि उनको हजम नहीं हो रहा है वामपंथी इतिहासकारों को, बुद्धिजीवियों को, बौद्धों को, कि एक ब्राह्मण ने कैसे सनातन धर्म की फिर से स्थापना की। इसलिए एक किंवदंतियाँ रची गई कि 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। दोस्तों, हकीकत ये है कि पुष्यमित्र शुंग ने किसी भी बौद्ध को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि उनके ही समय में सांची और भरहुत के बौद्ध स्तूप बने, जो आज भी दुनिया में आश्चर्य के रूप में देखा जाता है। तो चूँकि एक ब्राह्मण था और हमारे देश में
हमारे देश का जो इतिहास 1947 में जब आज़ाद हुए तो उसके बाद हमारे देश का दुर्भाग्य ये रहा कि पहले जो 5 शिक्षा 1947 से लेकर 67 के बीच में जो हमारे देश में 5 शिक्षा मंत्री हुए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उसमें से 3 ऐसे थे जो भारत की सनातन संस्कृति को नहीं समझते थे। वो तीनों अल्पसंख्यक समुदाय के थे और उनको लेकर उन्हें सनातन धर्म के प्रति कोई बहुत लगाव नहीं था और उस समय नेहरू जी वामपंथी विचारधारा को मानते थे। तो इतिहास जो लिखा गया वो वामपंथी दृष्टिकोण से लिखा गया। अब वामपंथी और बुद्धिजीवी इतिहासकार ऐसे ब्राह्मणों से ऐसे नफरत करते हैं, ऐसे डरते हैं, ऐसी घृणा करते हैं जैसे नेवला और सांप एक दूसरे से नफरत करता है। इस कारण से भारत के इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया और ब्राह्मण नायकों को, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उसको एक विलेन साबित किया गया। आप आजकल के प्रसंग में देख सकते हैं कि वीर सावरकर को कैसे वामपंथी इतिहासकार गटर में डालना चाहते हैं, कैसे उनको एक बहुत ही अव्वल दोयम दर्जे का, घटिया दर्जे का एक स्वतंत्रता सेनानी साबित करना चाह रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि पुष्पमित्र संघ को इसी क्रम में, चूँकि वो ब्राह्मण था, इसलिए उनके साथ ये अन्याय किया गया। साथियों, आज के एपिसोड को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और फिर ऐसे ही किसी इतिहास के किसी महापुरुष को लेकर के हम फिर हाजिर मैं होऊंगा जिसे इतिहास ने किसी न किसी रूप में भुला दिया है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू। नमस्कार।